अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं माहिर इमराज़ मेदा और जिगर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एक टेस्ट जिसका नाम है एंडोस्कोपी। अच्छा, पहले तो क्लियर कर लें कि एंडोस्कोपी के हवाले से हमारे यहाँ माशरे में बहुत से मिथ्स हैं कि ये एंडोस्कोपिक प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, एंडोस्कोपी बहुत ख़तरनाक प्रोसीजर है, या एंडोस्कोपी से के बाद मरीज़ बिल्कुल नहीं बचता। आज इस छोटे से मैसेज में मैं आपको इन तमाम मिथ्स को क्लैरिफाई करूँगा और हम डिस्कस करेंगे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है क्या, किन किन मरीज़ों का एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होना चाहिए और किन किन कंडीशन के अंदर एंडोस्कोपी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जैसा कि एंडोस्कोपी एक सिंपल सा टेस्ट है जिसके अंदर हम एक छोटे से कैमरे के साथ खुराक वाली नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब को डायरेक्टली देख सकते हैं। इसी तरह अगर जदीद एंडोस्कोपी की बात की जाए तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इसी कैमरे के साथ जिगर की नालियाँ और लबलबे और उसके सराउंडिंग एरियाज़ को भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम इन तमाम हिस्से की बीमारियों को सिर्फ देख नहीं सकते बल्कि उसके इंटरवेंशन यानी कि उसका इलाज भी कर सकते हैं। अगर कोई पेचीदगी हमें मिलती है तो इस टेस्ट के ज़रिए हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे यहाँ सोसाइटी में ये मिथ पाई जाती है कि एंडोस्कोपी के बाद कोई नहीं बचता। ये बिल्कुल गलत है। आजकल हम जब रूटीन में पेशेंट्स को देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि जी हमारे फ़लाँ का टेस्ट हुआ था और उसके बाद वो पेशेंट नहीं बचा। एक्चुअली जब ये टेस्ट हमारे यहाँ ज़्यादातर उन मरीज़ों का होता है जो ऑलरेडी लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी डिज़ीज़ इतनी एडवांस हो गई होती है, जिनमें पेशेंट्स को खून की उल्टी आने लग जाती हैं। और जब उन मरीज़ों का टेस्ट होता है तो पूरे एक ख़ानदान में एक बात मशहूर हो जाती है कि उसकी एंडोस्कोपी हुई थी और उसके बाद वो नहीं बचा। हालांकि एंडोस्कोपी प्रोसीजर से उसको डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एंडोस्कोपी प्रोसीजर की वजह से उसकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात बढ़े ही होंगे, कम नहीं हुए होंगे। लेकिन जो अंडरलाइंग बीमारी थी जिसकी तशख़ीस में देरी की मरीज़ ने, जिसमें इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया, जिसमें मरीज़ को पेचीदगियों का सामना करने की वजह से उसका जिगर फेल हो गया, मेन डेथ का कॉज अंडरलाइंग बीमारी है, ना कि ये डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक टेस्ट जो इसकी जान को बचाने के लिए और जो इसके इलाज के लिए मुफीद था उसका बेचारे का कोई कसूर नहीं है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जी इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नहीं, ये बात भी गलत है। पहले होता था कि इस टेस्ट में मरीज़ को सेडेशन वगैरह नहीं दी जाती थी। अब हमारे पास इस टेस्ट को करने के लिए जदीद आलात भी हैं और ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम मिनिमल सेडेशन के साथ ये प्रोसीजर पेन के बगैर भी बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और बात जो अब हम इसमें करेंगे जी, इसमें इन्फेक्शन या और अल्सर बनने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये मिथ भी बिल्कुल गलत है। इस प्रोसीजर में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि पेशेंट को इसमें कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो और इसको बिल्कुल एक स्टेरलाइज और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर तरीके के साथ मैनेज किया जाता है ताकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया पेशेंट में ट्रांसमिट ना हो और इसमें अल्सर बनने का चांस नहीं होता। और ये तो बल्कि अल्सर की तशख़ीस के लिए और उसको बेहतर करने के लिए ये टेस्ट होता है, ना कि इसकी टेस्ट की वजह से इटसेल्फ कोई अल्सर या फिर कोई ज़ख़म पेचीदा वाला बनता हो। अब हम आते हैं अगले स्टेप के ऊपर कि ये किन किन मरीज़ों का ये टेस्ट होना चाहिए। हाँ, किसी को अगर खुराक वाली नाली के अंदर खाने पीने में दुश्वारी है और खाना अटकने वाली फीलिंग आने लग जाती है तो उन मरीज़ों के अंदर ये टेस्ट ज़रूरी होना चाहिए। इसी तरह किसी को भूख नहीं लगती और उसका वज़न में बहुत नुमाया कमी आ रही है तो उन मरीज़ों का भी ये टेस्ट लाजमी होना चाहिए। और इसी तरह अगर किसी को खून की उल्टी या फिर काले रंग के पखाने आए तो उन मरीज़ों का भी ये टेस्ट ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई मरीज़ लंबे अरसे तक मैदे की दवाइयाँ ले रहे हैं, मैदे के कैप्सूल ले रहे हैं और दवाइयों के बावजूद उनके मसाइल सेटल नहीं हो रहे, या फिर दवाइयों के साथ तो उनकी अलामात बेहतर हो जाती हैं और जैसे अद्वियात को छोड़ते हैं दोबारा स्टमक के इशूज़ जन्म लेना शुरू कर देते हैं और स्टमक प्रॉब्लम दोबारा रहती है, तो उन मरीज़ों के लिए भी ज़रूरी है बजाय इसके कि वो बेजा अद्वियात का इस्तेमाल करें, सबसे पहले ज़रूरी है वो तशख़ीस कर लें कि अगर उनको स्टमक का प्रॉब्लम है तो वो किस वजह से है और ये भी इंश्योर कर लें कि स्टमक का प्रॉब्लम है भी कि नहीं। कुछ मरीज़ सालों साल दवाई अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और बाद में जब उनका तशख़ीसी टेस्ट होता है तो उसमें हमें आइडिया होता है कि स्टमक बिल्कुल ठीक है, बल्कि स्टमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में कोई इन्फेक्शन
या कोई एलर्जी पड़ी हुई है जिसकी वजह से मरीज़ को मैदे की बीमारियों और मैदे की पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा होता है। इसलिए अगर जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई हैं इनमें से कोई भी चीज़ आपको हो तो आपको बजाय इसके कि बेजा दवाइयाँ इस्तेमाल करें, एक टेस्ट सिंपल सा होता है जिसमें हम कैमरे के ज़रिए आपके जो ज़ख़म, अल्सर, उनकी जगह को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ में उसके रीज़न को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ में अगर कोई एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एंड में बात करेंगे ये टेस्ट किन मरीज़ों का नहीं होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट के अंदर खून पतला करने वाली अद्वियात की वजह से INR बहुत ज़्यादा रेज़ हो तो उसमें एक्टिव ब्लीडिंग की सिचुएशन में हम पहले रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को थोड़ा स्टेबलाइज़ कर दिया जाए और उसके बाद इस टेस्ट की तरफ जाया जाए। इसी तरह अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत लो है और हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है और उसकी सैचुरेशन बिल्कुल ड्रॉप हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर भी हम रिकमेंड करते हैं कि पहले मरीज़ को स्टेबलाइज़ किया जाए, ऑप्टिमाइज़ किया जाए ताकि वो इस सेडेशन को बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा कोई और कंट्राइंडिकेशन या कुछ और कोई वजह ऐसी नहीं है जिसमें हम मरीज़ को इस टेस्ट की तरफ ना लेके जा सकें या इस टेस्ट को ना कर सकें। अच्छा, आखिर में बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, एंडोस्कोपी से बिल्कुल परेशान ना हो। ये सिर्फ एक तशख़ीसी टेस्ट नहीं है, इससे बड़े बड़े अमराज की तशख़ीस के साथ साथ इलाज भी मुमकिन है और इस टेस्ट में कोई जानलेवा चीज़ नहीं है या कोई जान को ख़तरे में डालने वाली इस प्रोसीजर में कोई बात नहीं है। ये सब मिथ्स हैं और वो मरीज़ जो इस डायग्नोस्टिक टेस्ट को डिले करते हैं तो यही ज़ख़म जो कि इनिशियल स्टेज में अगर डायग्नोज हो जाएं एक बहुत बड़ी बीमारी यानी कि कैंसर जैसे मर्ज से भी बर वक्त तशख़ीस के साथ बचा जा सकता है। शुक्रिया।